नमस्कार, मैं आशित त्यागी। युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम है क्या आप जानते हैं। इसमें आज जो मैं विषय उठाना चाहता हूं उसमें है कि पहली बात कि धरती पर दूसरी अयोध्या कहाँ है। 9000 से ज़्यादा की संख्या के 2000 के नोट कहाँ हैं और नवंबर का महीना गाड़ी कंपनियों के लिए कैसा रहा। उससे पहले एक पॉलिटिकल खबर पर बात कर लेता हूँ। क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ दलों के नेता शामिल हुए हैं, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अलग अलग पार्टी के नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। इसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य और व्यापारी नेता बनवारी लाल कंचल शामिल हैं। बसपा के पूर्व सांसद नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी शामिल हैं। राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मंजीत सिंह हैं। बसपा के लखनऊ के पूर्व जिलाध्यक्ष महादीन गौतम हैं। जौनपुर के सहकारी बैंक के चेयरमैन भी इसमें शामिल हैं। कांग्रेस के नेता कुंवर अवधेश हैं। रिटायर्ड जज अशोक कुमार सिंह हैं, दिवाकर हैं। इसके अलावा उमा शंकर मिश्रा भी हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो एक तो बनवारी लाल कंचल को लेकर है। प्रदेश के बड़े व्यापारी नेता हैं, उनका बड़ा संगठन है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के किसी प्रदेश स्तर के नेता का इस तरह पार्टी छोड़कर भाजपा में जाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के जो परिणाम हैं, जो चाहते हैं चुनाव में, उसको कहीं ना कहीं झटका लगता है। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि वर्तमान के जो हालात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं उसमें राष्ट्रीय लोकदल से कोई भी नेता, कोई भी पदाधिकारी पार्टी छोड़कर भाजपा में भी जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस कतार में समाजवादी पार्टी के और राष्ट्रीय लोकदल के कई और नेता भी शामिल हो सकते हैं। गाड़ी बनाने वाली कंपनियों ने अपना एक डेटा दिया है जिसमें नवंबर में उनकी बिक्री की बात है। उनके लिए अच्छी बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल नवंबर महीने में उनकी गाड़ियों में बिक्री में काफ़ी वृद्धि हुई है, उन्हें काबिल लाभ भी हुआ है। हुंडई मोटर इंडिया ने कहा है कि नवंबर में उसकी कुल बिक्री दर 3% बढ़ी है और 65,801 इकाई वो बेच चुका है। ऑटोमेकर ने नवंबर 2022 में डीलरों को 64,403 इकाइयाँ बेची थी। कंपनी का कहना है कि घरेलू थोक बिक्री एक साल पहले की अवधि में 48,002 से यानी कि 48,002 से 3% बढ़कर 49,451 हो गई है। नवंबर में निर्यात भी कंपनी का बढ़ा है। पिछले साल इन्होंने नवंबर महीने में 16,001 यूनिट निर्यात की थी, जो 16,350 हो गई हैं, यानी कि गाड़ियों का निर्यात भी बढ़ा है। यही बात महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की भी है। उनका कहना है कि नवंबर 2023 में कुल 70,576 यूनिट्स की सेल हुई है। इसकी तुलना पिछले साल से करें तो पिछले साल 58,303 यूनिट्स नवंबर में बिकी थी, यानी कि कंपनी की नवंबर महीने की सेल पिछले साल के मुकाबले 21% तक बढ़ गई है। नवंबर के दौरान कंपनी ने कुल पैसेंजर सेगमेंट में 39,981 यूनिट सेल की हैं। यूटिलिटी व्हीकल की बात करें तो नवंबर में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 39,981 यूनिट से 32% बढ़कर 40,764 यूनिट बेची हैं। कमर्शियल व्हीकल की बिक्री 22,211 थी और वो भी बढ़ गई है। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा का निर्यात घटा है। कंपनी के अनुसार 3,122 यूनिट से 42% उसका निर्यात घटा है और 1,816 यूनिट रह गया है। इसके अलावा कंपनी के फार्म इक्विपमेंट सेक्टर से ट्रैक्टर की बिक्री में 5% की बढ़ोतरी हुई है। बिक्री की तुलना नवंबर 2022 से करें तो कंपनी ने कुल 30,528 ट्रैक्टरों की सील की थी, जो इस साल 32,074
हो गई है, यानी कि ट्रैक्टर में उन्होंने बिक्री में लाभ कमाया। रामलला अयोध्या में विराजमान है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय है, तैयारियां चल रही हैं, तमाम लोग इसमें जुटे हुए हैं, संघ का अलग से कार्यक्रम चल रहा है, भाजपा ने इसे एक बड़ा इवेंट बना ही रखा है। अयोध्या नगरी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में अयोध्या नाम की एक दूसरी नगरी भी है, यानी कि राम की नगरी के तौर पर उस नगरी को, उस शहर को जाना जाता है। आप लोग अयोध्या, राम की अयोध्या को तो जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड में भी एक अयोध्या है। यहां भारत की प्राचीन परंपराओं को बहुत महत्व दिया जाता है। थाईलैंड के अयुत्या शहर का नाम अयोध्या के आधार पर ही है। यहां एक ऐसा राजवंश है जिसके हर राजा को आज भी राम का अवतार माना जाता है। अयुत्या एक प्राचीन थाई साम्राज्य की राजधानी थी, जिसे अयुत्यायन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। अयुत्यायन वंश के राजाओं को भगवान राम का अवतार माना जाता है। 1350 से 1767 तक राज्य पर शासन करने वाले अयुत्यायन राजाओं को रमती बोधि कहा जाता था, जो सनातन धर्म के भगवान राम के साथ उनके संबंध को प्रकट करता है, दर्शाता है। भारत के लोगों की तरह अयोध्या में भी राम के प्रति लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है, अटूट भक्ति है। यहां हिंदू मंदिरों के खंडर इस आध्यात्मिक और धार्मिक संबंध के प्रमाण देते हैं। श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शिव को समर्पित पूजा स्थल आज भी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से केवल 50 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। यह अद्भुत शहर आज भी अपने गौरवशाली अतीत के अवशेषों को समेटे हुए। हम सभी जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को ऐलान किया था कि 2000 का नोट देश में चलन से बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए लोगों को 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया गया। आज आरबीआई का कहना है कि अभी भी 9,760 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 रुपए के नोट देश में ही हैं, जनता के बीच है, पब्लिक के पास है, जबकि बैंकिंग सिस्टम में 97.26% वापस आ गया है। 13 मई 2023 को कारोबार में 2000 रुपए के 3.56 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में थे। अब पब्लिक पे में जो जनता के बीच 2000 का नोट बच गया है, उसकी कीमत 9,760 करोड़ रुपए है। अगर अभी भी 2000 रुपए के नोट आपके पास हैं और आपने नहीं बदले हैं, तो 19 आरबीआई कार्यालयों में ये नोट आप अभी भी बदल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसके लिए आप बैंक अकाउंट में क्रेडिट के लिए किसी भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आरबीआई के किसी भी जारी कार्यालय में 2000 का नोट भेज सकते हैं। आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 तक नोट को एक्सचेंज या डिपॉजिट करने का समय दिया था। इसके बाद इसकी समय सीमा को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। बैंक शाखाओं में जमा और एक्सचेंज दोनों सेवाएं 7 अक्टूबर को बंद कर दी गई थी। इसका मतलब है कि 8 अक्टूबर से व्यक्तियों को आरबीआई के 19 कार्यालयों में 2000 का नोट एक्सचेंज या जमा करने का एक मौका अभी भी दिया जा रहा है। मुंबई में COP 28 की बैठक चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे। जलवायु परिवर्तन और धरती के बढ़ते तापमान जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया भर के तमाम देशों के नेता, स्टॉक होल्डर्स COP 28 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंचे हैं। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों का 28वां उच्च स्तरीय सम्मेलन है। ग्लोबल वार्मिंग मानव जीवन के लिए एक बड़े संकट के तौर पर उभरा है। यह संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मानव जाति ने नरक के द्वार खोल लिए हैं। भारत सहित पूरी दुनिया में बढ़ती गर्मी, जंगलों में लगती आग, मौसम की चरम घटनाओं के बीच COP 28 से पूरी दुनिया को बड़ी उम्मीदें हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी संस्था की बैठक में भारत के लिए क्या मायने हैं, इसको पर्यावरणविद अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए सौर ऊर्जा पर और ग्रीन ऊर्जा पर बात की जा रही है कि विश्व के ज्यादातर देश अब ग्रीन ऊर्जा की तरफ
चले जाएं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सभी परिचित हैं। उनके तेवर, उनका राजनीतिक जो सफ़र रहा है उसे सब जानते हैं। लेकिन उनके साथ साथ अब जो 5 राज्यों में चुनाव की व्यवस्था हुई है उसमें एक और योगी बड़ी चर्चा में है। इनका नाम बालकनाथ है। बताते हैं कि बालकनाथ को मात्र 6 वर्ष की उम्र में आध्यात्मिक शिक्षा के लिए उनके परिजन महंत खेतानाथ के पास छोड़ आए थे। महंत खेतानाथ ने ही बचपन में उन्हें गुरुमुख नाम दिया था। वहाँ से शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद वो महंत चांदनाथ के पास आ गए। महंत चांदनाथ ने उनके बालक की समान प्रवृत्ति, आदत, कामकाज के तरीके को देखते हुए उन्हें बालकनाथ कहना शुरू कर दिया था। महंत चांदनाथ ने उन्हें 29 जुलाई 2016 को अपना उत्तराधिकारी चुना था। महंत बालकनाथ योगी हिंदू धर्म के नाथ संप्रदाय के 8वें संत हैं और मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। वो भी अक्सर योगी आदित्यनाथ की तरह भगवा कपड़ों में नजर आते हैं, आक्रामक तेवर अपनाते हैं, जिससे उन्हें चर्चा मिलती है। 2019 में उन्होंने पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को 3 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया था। बाबा बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिससे योगी आदित्यनाथ हैं। बालकनाथ रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मंड के महंत हैं। नाथ संप्रदाय की परंपरा में योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो रोहतक की गद्दी को उपाध्यक्ष की पदवी हासिल है। इसलिए वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी माने जाते हैं और इन दिनों काफ़ी चर्चा में भी हैं। यूपी में अक्सर शहरों के नाम बदलने की चर्चा होती है। अभी हाल ही में अलीगढ़ का नाम बदलने के लिए नगर निगम से प्रस्ताव पास हुआ था। अब फिरोजाबाद का नाम बदलने की बात चर्चा में आ गई है। वहाँ भी नगर निगम ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है और चर्चा यहाँ तक है कि शासन शायद उसे जल्द ही स्वीकार भी कर लेगा। फिरोजाबाद का इतिहास जो है उसके बारे में बताते हैं कि 1566 ईस्वी में फिरोजाबाद में राजा चंद्रसेन की रियासत थी। उस जगह को चंद्रनगर कहा जाता था। मुगल शासन के से पहले फिरोजाबाद में राजा चंद्रसेन अपने महल में बैठकर प्रजा की समस्या सुनते थे, समाधान करते थे। उत्तर प्रदेश के कई शहरों के नाम जब बदलने की प्रक्रिया हुई तो यहां भी ये बात हुई और अब ये प्रस्ताव भेजा गया है कि इसका वास्तविक जो नाम था चंद्रनगर, वो इसे वापस दे दिया जाए। कहा जाता है कि एक बार पितरों की आत्म शांति के लिए बादशाह अकबर के दरबारी और नवरत्न जो थे उनमें से एक राजा टोडरमल पिंडदान करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान लुटेरों ने उनसे सोने चांदी के साथ ही ऊंट आदि भी लूट लिए। जब राजा टोडरमल ने पूरी जानकारी अकबर को दी तो उन्होंने अपने एक दूसरे सहयोगी फिरोज शाह को यहाँ भेजा। फिरोज शाह ने कार्रवाई करते हुए लुटेरों को परास्त कर दिया। लुटेरों के परास्त होने के बाद उसने यहीं पर अपना निवास बना लिया। मृत्यु पर्यंत फिरोज शाह यहीं रहा और उसी ने चंद्रनगर का नाम बदलकर फिरोजाबाद कर दिया था। फिरोज शाह का मकबरा आप कहते हैं कि आज भी यहाँ मौजूद है। भाजपा सरकार के बनने के बाद जब कई शहरों और जनपदों के नाम बदलने की कवायद शुरू हुई तो फिरोजाबाद के लोगों ने भी अपने शहर का नाम चंद्रनगर करने की मांग की थी, जिसे अब नगर निगम ने प्रस्ताव पारित करके शासन को भेज दिया है। मौसम के बारे में हम सभी को पता है, खराब मौसम है, कहीं कोहरा है, कहीं धुंध है, कहीं प्रदूषण की परत जमी हुई है। इसका सीधा असर हवाई यातायात और रेल यातायात पर पड़ रहा है। अलग अलग शहरों को जाने वाली 12 उड़ानें निरस्त की गई। इससे 2160 से ज़्यादा यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई फ्लाइट लेट हुई, कई डाइवर्ट कर दी गई। ये सब कहीं बारिश, कहीं कोहरा, कहीं प्रदूषण से जो धुंध बनी है उससे हो रहा है। फ्लाइटों के साथ जो निरस्तीकरण विलंबित होने से टर्मिनल बिल्डिंग में यात्रियों की भीड़ हो जाती है। कई बार यात्रियों को कुर्सी नहीं मिलती, उन्हें ज़मीनों पर बैठना पड़ता है। परेशान यात्री एयरलाइंस के प्रतिनिधियों से फ्लाइट के बारे में जानकारी लेते मिलते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। कई जगह यात्रियों ने हंगामा भी किया है। कई बार मामला इतना बढ़ गया कि CISF के जवानों को बुलाना पड़ा। इसके अलावा ट्रेन यानी कि रेल यातायात भी प्रभावित है। 18 घंटे से ज़्यादा से देरी से कई ट्रेनें चल रही हैं। बिजली कटौती भी हो रही है। ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे इसका असर हो रहा है।
वाराणसी एयरपोर्ट से इंडिगो की बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, पुणे की फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। अहमदाबाद, गोवा, भुवनेश्वर, आकाशा एयर का मुंबई और एयर इंडिया की फ्लाइट भी लेट हुई हैं। इंडिगो बेंगलुरु का विमान निर्धारित समय पर एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन रनवे पर दृश्यता बहुत कम थी, इसलिए उसको लखनऊ डाइवर्ट कर दिया गया। विस्तारा के मुंबई के विमान को लखनऊ और इंडिगो के चेन्नई के विमान को रांची एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। हैदराबाद से आई फ्लाइट वाराणसी एयरपोर्ट के ऊपर हवा में चक्कर लगाती रही, लेकिन उसे लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली, उसे वापस हैदराबाद जाना पड़ा। तो इस तरह से रेल और हवाई यातायात की जो व्यवस्था है वो फिलहाल बाधित है। ट्रेनों की रफ्तार बहुत धीमे है। कोई ट्रेन तो जैसे अंत्योदय एक्सप्रेस 18 घंटे लेट चली। दरभंगा अहमदाबाद अंत्योदय एक्सप्रेस, देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस, दानापुर आनंद विहार टर्मिनल जनसाधारण एक्सप्रेस, गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल दानापुर एक्सप्रेस, साप्ताहिक एक्सप्रेस, हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस, गोदिया बैरनी एक्सप्रेस, ये ऐसी ट्रेनें हैं जो 10 घंटे से अधिक तक लेट चल रही हैं। तो ये था आज का मेरा कार्यक्रम। क्या आप जानते हैं, और क्या वाकई आप सभी ये सब जानते थे? ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमें हौसला देते हैं, हमें आगे बढ़ने की गति देते हैं, रास्ता बताते हैं, और हम ये समझ पाते हैं कि आपको किस तरह का कार्यक्रम पसंद आ रहा है। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार।